नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर हरीश त्रिपाठी जी हैं और ये श्रावस्ती में एक राजकीय इंटर कॉलेज है, उसमें शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं और बड़े अच्छे शिक्षक हैं, बड़े अच्छे अध्येता हैं। तो इनसे विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। हमारा तो चैनल पर्यावरण का है, लेकिन इससे जुड़े हुए मुद्दे, ये चूंकि साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं, लेकिन समग्र अध्ययन इनका काफी अन्य विषयों पर भी रहा है। तो आपका स्वागत है हरीश त्रिपाठी जी। थैंक तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आप चूंकि रहने वाले भी पूर्वांचल के हैं और आपकी थोड़ी पढ़ाई फिर दिल्ली में हुई और कई लोगों को हुई, और श्रावस्ती में पिछले 3-4 साल से आप यहाँ पे हैं। तो श्रावस्ती जिले के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि कौन सी ऐसी चीज है, इसका अतीत, थोड़ा संस्कृति कुछ हो, आज की इसकी क्या समझ बन रही है आपके दिमाग में। तो श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है लिटरेसी के मामले में। और अ, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक वर्ष 25 वर्ष यहाँ बिताए, अपने उपदेश दिए। तो गौतम बुद्ध की पुण्य भूमि होने के कारण, कर्म भूमि होने के कारण काफी प्रसिद्ध है। इसका पुराना नाम सहेत महत है और इसका जिला मुख्यालय भिनगा है, जहाँ पर हम बैठे हैं आज। तो ये जिला मुख्यालय है। और श्रावस्ती का जो मेन हिस्सा है बुद्धिस्ट प्लेस वाला, वो इकोना एक तहसील पड़ती है, वहां पे है। और ये बॉर्डर लैंड है एकदम। इसके बाद फिर नेपाल का बॉर्डर शुरू होता है। और इसकी बहुत ये कहें कि बहुत ही रिसेंट फॉर्मेशन हुआ है इस डिस्ट्रिक्ट का, कि बहराइच से फिर अन्य जिलों से काट करके ये जिला बनाया गया। तो है कुछ इस स्तर की चुनौतियां भी हैं कि यहाँ शिक्षा का स्तर थोड़ा बहुत निचले पायदान पर है, और गरीबी भी है, ये सारी चुनौतियां हैं। और संसाधनों का थोड़ा सा अभाव है, तो इस वजह से ये पिछड़े जिलों में गिना जाता तो ये बड़ा अच्छा आपने बताया, जैसे कि ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि बताई, और मुख्यतः इस जिले में आज भी जंगल है और है। संसाधन वगैरह है, जो प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उसकी पहुंच लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, कागज तरीके से नहीं हो पाया आधुनिक संदर्भ में। तो इस विषय को लेकर के बाकी भी बहुत सारी जो अवधारणाएं हैं, जैसे कि सुनीता नारायण जी हैं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की, वो उन्होंने एक बड़ा अच्छा लेख लिखा था, किसी समय मैंने पढ़ा था, कि अमीर जमीन के गरीब लोगों का गुस्सा। उसका ये था कि दुनिया भर में जिस जगह पे सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधन है, वहां पे गरीबी और जो भी विकास के सूचकांक है वो सबसे कम है। इसका एक अजीब सा दोनों का रिश्ता है। इस मामले में आपका श्रावस्ती भी अपवाद नहीं है। तो ये क्या वजह है, क्या ऐसी कमी रह गई कि ऐसी जो जगह है जो कि प्राकृतिक रूप से इतनी सुंदर, इतिहास इसका इतना समृद्ध, लेकिन वो जगह आज की जो सूचकांक है हमारे, उस सूचकांक को खड़ी नहीं उतर पा रही। इसकी क्या वजह आप मानते हैं। मुझे लगता है कि बॉर्डर एरियाज में ये इश्यूज होते ही हैं। बॉर्डर एरियाज में होने की वजह से रिसोर्सेज जो हैं वो आम जनता तक पहुंच नहीं पाते। तो इवन की नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनकी ओर उतना ध्यान नहीं जा पाता है। तो शायद ये चुनौतियां इस वजह से भी हैं कि संसाधनों की पहुंच आम जनमानस तक नहीं हो पाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण और वो कारण है। सुरक्षा कारणों से और अन्य दूसरे हाँ, हाँ, सामरिक ये कारण है हाँ, इसलिए। बिल्कुल। तो वो एक पूरा ये मसला है, स्ट्रेटेजिक हो सकता है कि इस वजह से पहुंच नहीं पाता, कि अच्छा, इसमें इस जिले डेवलपमेंट में प्रभावित होता आदिवासियों की भी काफी तादाद है, थारू है। थारू जनजाति की। जनजातियां हैं। अब तो वो कितनी तादाद होगी इस जिले के, लगभग जियोग्राफी की रूप से भी और डेमोग्राफिक तरीके से, अगर मैं थोड़ा सा जानना चाहूँ कि कुल कितनी आबादी रहती होगी यहाँ पे। ऑलमोस्ट 10% है आबादी थारू जनजाति की। और बॉर्डर एरियाज में ही है, उनके 7-8 गांव हैं। और उन बॉर्डर लैंड्स पे ही उनका वो सारे गांव का सेटअप है। तो ये पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, श्रावस्ती, इन सारे एरियाज में, बलरामपुर, इन सारे एरियाज में थारू आदिवासी समाज के लोग हैं। और नेपाल में भी हैं, तो आपको एक बेहतर कल्चरल कनेक्शन दिखेगा इंडियन थारू ट्राइबल पीपल में और नेपाल के थारू पीपल में। इवन के जो कल्चरल नेगोशिएशंस हैं, जैसे उनके मैरिजेस भी होते हैं, तो यहाँ से शादियां लोग नेपाल में करते हैं, नेपाल से यहाँ करते हैं। तो ये बड़ा बड़ा एक सुंदर सा वो दिखता है, सुंदर संस्कृति दिखती है
कि लोग कहते भी हैं कि हमारे यहाँ रोटी बेटी का रिश्ता है। जी, बिल्कुल। तो इसमें जैसे कि आपने जो कहा कि यहाँ पे जो आधुनिक शिक्षा की पहुँच है वो बहुत अधिक नहीं पहुँच पाई, हम्म, और उसके अपने कारण हैं। बड़ा जिला था, अभी विभाजन हुआ इसका, और हम्म, बॉर्डर इलाका है। हम्म, तो इसमें मैं एक चीज जैसे जानना चाह रहा था कि जैसे जंगल में जो लोग रहते हैं, जंगलों के आसपास जो लोग रहते हैं, तो वो शिक्षा भी एक अपनी उनकी एक शिक्षा है, पारंपरिक शिक्षा, जिसके आधार पर वो अभी तक जीवन जीते आए हैं। हम्म, और वो शिक्षा इतनी खराब भी नहीं है, उससे उनका हम्म, जीवन चल रहा था, ठीक हम्म, ठाक तो चल रहा था। आज के समय में जो हमारा वैश्वीकरण आया है, और इस वजह से चीजें सारी एक दूसरे से जुड़ गई हैं, हम्म, ऐसे समय में उनकी भाषा और संस्कृति पर कुछ हमला हुआ है, कुछ सुधार हुआ है, उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ा है? और दूसरी चीज कि क्या यह ठीक होगा कि हम सबको एक बाट में ही तौलने का प्रयास करें? तो इस तरह से तो कोई एक ऐसी भाषा निर्धारित हो जाएगी जो उस भाषा को नहीं जानेगा, वो अशिक्षित। कोई एक ऐसी तकनीकी निर्धारित हो जाएगी जो उस तकनीकी को नहीं जानेगा, वो अशिक्षित। तो ये कहाँ जाके रुकेगी? मैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं इस चीज का बचाव करूं कि भाई इन्हें शिक्षा न दी जाए या हम्म, लोग अशिक्षित रह जाए। जरूर आधुनिक शिक्षा दी जानी हम्म, चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि आखिर लोक ज्ञान की भी एक परंपरा रही है हमारे यहाँ हम्म, पे, और वो बहुत गहरी परंपरा रही है, हजारों हम्म, हजारों साल की रही है, हम्म, श्रुति रही है हमारे यहाँ। हम्म, तो उस परंपराओं को क्या हमें नहीं मानना चाहिए कि हम कह दें सीधे सीधे कि भाई शिक्षा की पहुंच नहीं हो पाई? मुझे लगता है कि हमारी जो भी समृद्ध परंपराएं रही हैं श्रुतियों की या स्मृतियों की, उनका प्रिजर्वेशन आवश्यक है। लेकिन जो चेंजिंग डायनेमिक्स है लाइफ का या वर्ल्ड का, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई विशेष भौगोलिक समाज या भौगोलिक समुदाय उससे एकदम कट ऑफ रहे। जो चेंजिंग चेंजिंग डायनेमिक्स हैं वो अफेक्ट करेंगे ही। करेंगे, तो बाउंड टू हाँ, हैपन। और कल्चरल या प्रिजर्वेशन के मामले में, या हम कहें कि उनकी लोक कथाएं, लोक संस्कृतियां, लोकगीत जो हैं, उनका संरक्षण अवश्य होना चाहिए। लेकिन हमें ऐसे विकल्प भी तलाशने होंगे कि वो जो पैराडाइम शिफ्ट है वर्ल्ड का, उसमें वो सरवाइव कर पाए। बिकॉज आज की दुनिया की जो महती आवश्यकता है वो अर्थ है, इस बात को नकारा भी नहीं जा नहीं सकता रहता। है। तो पेट सबसे पहले आता है, भूख सबसे पहले आती है। और किसी भी, मतलब वो तो कहावत भी है कि भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपना कंठी माला। तो मुझे लगता है कि अ, पेट पालन ज़्यादा आवश्यक है सर, पहली आवश्यकता है ये। और ये बेहतर बात है कि संस्कृतियों का संरक्षण होना चाहिए, लोक कथाओं, लोक कलाओं का संरक्षण होना चाहिए। लेकिन इस डायनामिक्स में, इस बदलती परिदृश्य में, उनके सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम नए नए विकल्प तलाशें। तो सरकारों ने नए आयाम भी ढूंढे हैं, और संसाधन धीरे धीरे, नया जिला बनने से भी धीरे धीरे बॉर्डर लाइन्स तक भी संसाधन पहुंच रहे हैं। जैसे आश्रम पद्धति के विद्यालय खोले गए हैं। मैं जिस विद्यालय में हूँ उसका इतिहास ही अभी 3 वर्षों का है। तो धीरे धीरे सरकारें काम कर रही हैं और उन एरियाज में पहुंचने की कोशिशें कर रही हैं। प्रिजर्वेशन के लिए भी काम हो रहा है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की फील्ड में काम हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि इस सोशल मीडिया के ज़माने में जो टेक्नो सेवी वर्ल्ड है, या जो टेक्निकल रेवोल्यूशन हुआ है, उसके दौर में मैं देख रहा हूँ कि जो यूथ है वो कहीं ना कहीं ये तलाश कर रहा है कि फोकलोर्स क्या हैं या फोक कल्चर्स क्या हैं इस एरिया के। तो कहीं ना कहीं ये संरक्षित होंगी। लेकिन यहाँ की महती आवश्यकता ये है, या ऐसे किसी भी पिछड़े जनपद की ये आवश्यक अवश्यंभावी चीज है कि आपको वहाँ के समुदाय को भूख से बचाना है, ताकि वो भूखमरी के शिकार ना न्यूनतम हो जाए। जरूरत जो तो है। ये न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, ये संसाधन उनको हर हाल में मिलने चाहिए। तो आपको उनके लिए नए नए तरीके ईजाद करने होंगे, लघु उद्योग के रूप में, बाकी उद्योग धंधों के रूप में। तो इन सारी चीजों को जो शासन सत्ता में है उनको नए विकल्प सोचने होंगे, तलाशने होंगे, ताकि इनका सर्वाइवल बना रहे और संस्कृतियों का भी संरक्षण होता रहे, वो भी आवश्यक है। अच्छा, इससे जुड़े हुए मेरे दो छोटे छोटे सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं या किसी भी समाज और सभ्यता को चलाने का कार्य है,
वो उसमें सत्ता का कितना ज्यादा हाथ होता है, कितना उस पर निर्भरता, ठीक है, क्या उसके बस की भी बात है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे हमारे यहाँ एनवायरमेंटलिस्ट हुए जिन्होंने ये कहा कि ये सब कुछ सरकार के बस की बात नहीं है। उदाहरण के तौर पे पानी पहुंचाने वाली बात हो या साफ सफाई की बात हो या अन्य भी कई सारी चीजें हो, तो क्या ये चीजें सारी सरकार के भरोसे छोड़ी जा सकती है? पहला तो ये है। और दूसरा इससे जुड़ा हुआ बड़ा सवाल है, एकेडमिक सवाल जो आपके लिए है, वो ये है कि ये जो नई, बिल्कुल सही चीज आपने कही कि नया डायनेमिक है और उसमें आपको फिट बैठना है, अन्यथा आप किनारे कर दिए जाएंगे और फिर भुखमरी की स्थिति आ जाएगी, बहुत समस्याएं हो जाएंगी। दूसरा इसका पक्ष ये है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारी याचिकाएं हुई कि लोग कहते थे कि भाई 18 वर्ष पे आप चुनाव नहीं लड़ सकते, वोट दे सकते, तो क्या बढ़ती उम्र में व्यक्ति बेहतर उम्मीदवार चुन पाता है? ऐसा कोई स्टडी हुआ? ठीक वैसे ही मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि क्या यह निश्चित बात है क्या कि कोई व्यक्ति अगर अच्छा पढ़ा लिखा हो, या मान लिया गया है लेकिन इस पर ज्यादा सोचा नहीं गया कि बहुत अच्छा कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो तो वो ज्यादा अच्छा इको फ्रेंडली होगा या ज्यादा एथिकल होगा, क्या हमारी जो आज की पढ़ाई की परंपरा, ज्ञान परंपरा में नहीं कहूंगा, पढ़ाई की जो परंपरा है, शिक्षा की परंपरा, वो आपको नैतिकता के बोध से जोड़ती है? ज्ञान का चेतना से कोई संबंध है या नहीं है? और यदि नहीं है, वो यदि नहीं है कि अगर मेरे से किसी मित्र ने कहा कि 3000 किसी भी व्यक्ति को चुन के आप उसमें से 500 लोगों का आईएएस बना दो, उसी तरह के परिणाम प्राप्त होंगे, कुछ खास अंतर नहीं आने का। तो अगर ऐसी बात है तो फिर इसका क्या मतलब रहेगा? तो आप इसमें से किस चीज को मानते हैं और क्यों मानते हैं? पहला तो सवाल वो सरकार वाला, और दूसरा ये। मुझे लगता है किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए या किसी भी सत्ता को चलाने के लिए कुछ पॉलिसीज आवश्यक है, और वो नीति निर्माता सत्ता में शामिल लोग हैं। अगर सुदृढ़ तरीके से चलाना है तो हमारी पूर्व नियोजित नीतियां होनी चाहिए। तो ये आवश्यक है कि भाई नीतियां बनाई जाएं और समाज के अनुकूल बनाई जाएं, ताकि उसमें बहुत विसंगतियां ना पाई जाएं। और समाज में भी ये चेतना जागृत करनी होगी कि उन नीतियों के सफल क्रियान्वयन हो पाए, अनुकूल क्रियान्वयन हो पाए, ताकि समाज के हर तबके तक उन नीतियों के लाभ, सकारात्मक लाभ पहुंच सकें। और जहां तक बात है कि सत्ताएं नीतियों को इन्फ्लुएंस करती हैं या आर्थिक स्तर को, समाज को कोई सत्ता चला सकती है क्या? मेरा यही था कि भाई समाज तो स्वयं चालित होता है। हाँ, समाज की अपनी संस्कृति है, समाज की अपनी गति है। तो एक विशेष समय के लिए, एक समय विशेष के लिए या कुछ, हाँ, कुछ मदद कर सकती है, एक समय विशेष के लिए प्रभाव डाल सकती है, लेकिन समाज की अपनी गति है और हर समय उस समाज को नए नए रूप रंग देता है, नए नए स्तर से ढालता है। हाँ, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द पर्टिकुलर टाइम, एक सत्ता तो इन्फ्लुएंस करती ही है, कई लेवल पे इन्फ्लुएंस करती है एक पर्टिकुलर समाज को। और यदि कोई उसका हिस्सा पीछे रह गया थोड़ा तो उसे मदद भी करती है। हाँ, इसके तमाम उदाहरण देखे गए हैं, तो ये तो है ही कि सत्ता इन्फ्लुएंस। और इसका जो दूसरा सवाल था, बड़ा सवाल था जो मैंने पूछा, तो उसके बारे में प्लीज आप एक बार वो जो सवाल था, मैंने जो कहा कि ज्ञान का चेतना से कोई संबंध है क्या? ऐसा कि हम कहें कि शिक्षा की बहुत कमी है, उड़ीसा के इस जिले में शिक्षा की बहुत कमी है, तो इस कमी का एक तो आर्थिक पक्ष है, लेकिन इसका एक जो दूसरा पक्ष है कि जहाँ शिक्षा की बहुत अधिकता है वहाँ सभ्यता का स्तर कहाँ पहुंचा है? मनुष्यता 1 इंच आगे गई कि पीछे गई कि वहीं रह गई? और यदि वो पीछे गई या वहीं रह गई तो उस शिक्षा से हासिल क्या रहा? मेरा मानना है कि सभ्यता, संस्कृति, ये कोई नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये कोई फिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स नहीं है, और हमें ये मानना होगा। आप बिल्कुल मुझसे मतांतर हो रख सकते हैं और आप सहमत हुए, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि संस्कृति और सभ्यता भी गतिशील अवस्था में रहती है, ये लगातार परिवर्तित और परावर्तित होती रहती है। तो एक जो एज ओल्ड कंसेप्ट है कि हमारी इतनी समृद्ध परंपरा रही है, तो विशुद्ध रूप से स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है ये एक बिल्कुल डायनेमिक सा कंसेप्ट है। और ज्ञान तो बहुत
एक कोई ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर इकाई है, ये तो बहुत चीज़ों से मिल करके, बहुत विचारों से मिल करके बनी है। आप ये कह लें कि आपने किताबें पढ़ ली और आप ज्ञानी हो गए, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये हम तो नहीं नहीं, ऐसा मैंने सिर्फ इसलिए ही कहा हाँ, कि हाँ, जैसे हाँ, हमारे हाँ, जो सूचकांक आते हैं उसकी अपनी अहमियत है, हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो लेकिन उन सूचकांकों की कमी ये हाँ, है हाँ, कि वो एक सूचकांक साक्षरता देखता है, हुँ, हुँ, दूसरा देखता है कि हाँ, आपके हाँ, कितने ग्रेजुएट्स हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। एक कितने हुँ, पोस्ट ग्रेजुएट्स हुँ, हैं, हुँ, हुँ, आपके यहाँ कितने हुँ, 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 तो उनकी भी अपनी एक समस्या है हुँ, कि हुँ, वो जो चीज देखते हैं हुँ, हुँ, उस चीज का इम्पैक्ट है हुँ, या नहीं है। हुँ, हुँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले भी हुँ, उदाहरण में कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि हुँ, आप 18 साल, दूसरा भी हुँ, उसका उदाहरण है हुँ, कि ज्यादा वोट देने, जहाँ ज्यादा प्रतिशत मतदान होते हुँ, हैं, हुँ, लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा वोट दो, 100% वोट दो और हुँ, आपके यहाँ पे बड़ा अच्छा कार्य हुँ, होगा। हुँ, चुनाव आयोग का प्रचारक, हुँ, भारत देश की जो सबसे विकसित जगह है हुँ, वहाँ सबसे कम वोटिंग हुँ, होती है, हुँ, 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 35-40-42% दक्षिण दिल्ली में, हुँ, हुँ, मुंबई के सबसे हुँ, अमीर हुँ, इलाकों में। हुँ, तो मेरा ये कहना था बस हुँ, कि क्या यह आवश्यक नहीं है कि हम इस पर एक बार पुनर्विचार करें। हाँ, ये है भी ये जो और शब्द हमने चुना हुँ, कि हुँ, भाई किसी समाज को हमने हुँ, अनपढ़ कहा, हुँ, 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 और ये हमने नहीं चुना, हुँ, दरअसल ये हमें दिया गया हुँ, हुँ, पुस्तकों के माध्यम से हाँ, हाँ, संस्कार को हाँ। बनाते। मुझे लगता है समय अपना पैमाना खुद गढ़ता है और ये जो सारे सूचकांक और ये जो सारा कैटेगराइजेशन है, ये समय की डिमांड है। फ्यूचर में कुछ और डिमांड्स होंगी, पास्ट में कुछ और डिमांड्स रही होंगी। तो एक समाज अपने समय के हिसाब से चलता है और ये जो कैटेगरीज बनाई गई हैं वो इस पर्टिकुलर टाइम की हैं, ये फिक्स्ड नहीं है, ये बहुत फ्लूइड कैटेगरीज हैं, ये चेंज भी होंगी। जहाँ तक बात है कि ज्ञान आज की जो शिक्षा परंपरा है, जो शिक्षण की परंपरा है, उसमें ज्ञान कितना रह गया है, ज्ञान का कितना समावेश रह गया है और वो चेतना को कितना अफेक्ट करती है। तो ये ठीक बात है कि हमारी संस्कृति तो बहुत समृद्ध रही है, हमारी ज्ञान परंपरा बहुत समृद्ध रही है। लेकिन सरकारें भी या जो पॉलिसीज नई बन रही हैं, जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई, उसमें भी जो ज्ञान परंपरा रही है, उस पे भी बेहतर फोकस दिया गया है, भारतीय ज्ञान परंपरा पे बेहतर फोकस दिया गया है। तो ये किसी पर्टिकुलर पॉलिसी से मुझे लगता है नहीं सफल होने वाली है। ये चैरिटी बिगिंस निरंतर एट है, होम। ये निरंतर है। आपको घर से शुरुआत करनी होगी एंड इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन। हमें घरों से भी सीखना होगा, हमें आसपास के पर्यावरण वातावरण से सीखना होगा कि ज्ञान क्या है, या ये चेतना क्या है, तभी हम शायद बेहतर नागरिक बन पाएंगे और जागृत हो पाएंगे। जहां तक शासकों को चुनने का विषय है, तो ये सबका ज्वाइंट एफर्ट होना चाहिए, सोशल मीडिया का, हमारे शिक्षकों का, हमारे समाज का, कि हमें ये चेतना आए कि हमें अपने संवैधानिक क्षेत्र में उस व्यक्ति को चुनना है, भले ही वो किसी पार्टी से हो, हमें उस व्यक्ति को चुनना है जो समर्पित हो उस संवैधानिक क्षेत्र के लिए। और समर्पित कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास डिग्रियाँ हो वही समर्पित हो सकता है वो भ्रष्ट भी हो या उसके तमाम और भी अलग-अलग वृत्तियाँ हो सकती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो संवैधानिक क्षेत्र के प्रति अच्छी दृष्टि रखता हो, समर्पित हो, लोगों की अच्छी देखभाल करता हो, उसका एक विज़न हो, उसे चुनना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसकी अपेक्षा कि हमारा किसी पार्टी की तरफ या किसी पर्टिकुलर वैचारिकी की तरफ कोई ऑब्जेक्टिविटी रुझान है। ऑब्जेक्टिविटी देखना हाँ, तो ये तटस्थता तो रखनी होगी कि हमें उसे चुनना है जो हमारे संवैधानिक क्षेत्र को डेवलप कर पाए। तो लोकतंत्र की नींव शायद इस तरीके से बेहतर सुदृढ़ हो पाएगी। अच्छा, इसमें बड़ा अच्छा आपने बताया। इसमें एक और मैं चीज करूँ और फिर इसके बाद से हम साहित्य वाले पे थोड़ा सा जाएंगे कि एक तो चीज ये हो गई कि हम सरकार और समाज के दूसरे जो पहलू हैं, एनजीओज हैं, और दूसरे जो पढ़े लिखे आज के आधुनिक जो ज्ञान लेकर के आए हुए लोग हैं, वो जा करके गांव में सिखाएं, शिक्षा दें, और अच्छा उनका करें। लेकिन मेरी एक और चिंता इसमें ये है कि हमारी जो पारंपरिक ज्ञान परंपरा है, जैसे यहाँ आपके श्रावस्ती में ही थारू का है कि वो कैसे अपने अनाज को रखते थे, कैसे घर बनाते थे, उनके कपड़े, उस चीज से भी हमें पढ़े लिखे हमारा जो समाज है उसको भी थोड़ा सा सीखना चाहिए। और वो बिल्कुल। सीख सकता है, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, या कोई व्यवस्था है अगर तो हमें जानकारी नहीं है उसके बारे में, अगर कुछ आप कहना चाहें। हाँ, ये एक विडंबना है कि पूंजीवाद या बाजार हमारे दिमाग में इतना घर कर गया है
कि हमें जो एडवर्टाइज्ड होता है वो ज़्यादा दिखता है। तो मुझे लगता है कि और ये हो भी रहा है, मैं देख पा रहा हूँ ये हो भी रहा है कि एनजीओज भी यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ बेहतरीन एनजीओज काम कर रहे हैं। केसी महिंद्रा फाउंडेशन से नन्ही कली नाम से एक संस्था चलती है जो गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत फोकस कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से श्रावस्ती में चला रहे हैं। फिर पिरामल फाउंडेशन है, ढेर सारे एनजीओज यहाँ पे काम कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि जो लोक परंपरा है या जो कि अभी आदिवासी बेल्ट में हम लोगों की जो विजिट हुई थी उसमें हम लोगों ने देखा कि कितने साइंटिफिक कंसेप्ट्स हैं, साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग हैं जो आज शहरों में अलग अलग तरीकों से ब्रांडिंग जिनकी करी जा रही है या अलग अलग तरीकों से अपनाए जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये इमिटेट किया जा रहा है यहाँ से भी और उसका अलग लेवल चिपका के फिर आगे बढ़ाया जा रहा है। तो बेहतर ये लेवल चिपका के फिर उसका वेस्टर्नाइजेशन करके और फिर एडवर्टाइज करके उसको मार्केट में उतारने से अच्छा है कि हमें ये परंपरा कहीं ना कहीं तलाशनी होगी उन जगहों से या उन तबकों से जो जो जिनकी पद्धति में ये पहले से था। जैसे जो भी वैज्ञानिक तरीका था चीजों को संरक्षण करने का, जो उनका जीवन दर्शन था वो कहीं से अवैज्ञानिक या अतार्किक नहीं था। तो हाँ, ये अलग बात है कि कुछ बदलाव न हो पाए होंगे, इस वजह से वो मुख्य धारा से पीछे हट गए। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से वो अतार्किक था, उससे बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं और सिखाई जा सकती हैं। तो अब इसके बाद हम दूसरे हिस्से पर थोड़ा सा चलते हैं। ये तो मैंने आपके जो अभी श्रावस्ती का अनुभव है उससे जुड़े हुए कुछ सवाल पूछे। आप जैसा कि साहित्य के विद्यार्थी हैं, साहित्य पढ़ाना भी आप कराएं, तो आप अपनी हिंदी की और अंग्रेजी की, हिंदी की अच्छी समझ आप रखते हैं, आप पढ़ते हैं। कुछ ऐसी पुस्तकें बताइए जो आपकी पसंदीदा किताबें हों पर्यावरण को लेकर, और इस पर्यावरण में प्राकृतिक चिंतन, प्राकृतिक दर्शन भी हो सकता है, पर्यावरणीय प्रदूषण इत्यादि भी हो सकता है, जो माइनिंग वगैरह की समस्या है वो भी आ सकती है, ताकि हमारे दर्शकों को पता चले। और कोई किताब अगर आपको पसंद है तो वो क्यों पसंद है वो भी आप बताएं। मुझे याद है मैं शिशु में जब था, मैं घर में सबसे छोटा लड़का हूँ, मेरे हम दो भाई और एक बहन है। तो मेरी बहन कक्षा 5 में पढ़ती थी। मुझे आज भी याद है कि मैं शिशु में था, मुझे थोड़ी थोड़ी किताब पढ़ने आ गई थी और मैंने बस मुझे वो कैरेक्टर याद है, सुमन नाम था उसका, एंड ही वाज अ फ्रीडम फाइटर एंड इट वाज अ स्टोरी फ्रॉम उत्तराखंड। और वो टिहरी बांध का कोई कहानी था और उसमें एक बेहतरीन एनवायरमेंटल विजन भी था कि एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है या प्रिजर्व करना है, ये सारा कंसेप्ट भी वो था। वो तो वो कहीं ना कहीं वो कहानी मेरे जहन में है अभी भी। एंड इट इज ऑलमोस्ट 30 to 32 years की ये बात हो गई, और लेकिन मुझे वो स्मृति है। तो वहां से पहली कहानी की शुरुआत हुई जो मैंने पढ़ी और जो बहुत क्लोज थी एनवायरमेंट की, लेकिन तब तक तो इस तरीके की चेतना थी नहीं। आगे चल के क्यों क्यों लड़की एक बहुत खूबसूरत कहानी है जो प्राथमिक विद्यालयों में उस समय टेक्स्ट बुक में हुआ करता था। सो इट वाज अ स्टोरी बाई बांग्ला राइटर महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी ने बेहतरीन कहानियां उपन्यास लिखे हैं जिसमें पर्यावरण को लेकर के उन्होंने चिंता जताई है। हाँ, जो जंगल के दावेदार है, अरण्य अधिकार जो बांग्ला में कहा जाता है, तो जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है या उसको लेकर के जो उनका दर्शन है उसमें बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपनी कहानियों और लेखों में और उपन्यासों में उकेरा है। आगे चल के मैंने मलयालम एक नॉवेल है सारा जोसेफ की, आदि नाम है उसका, आदि मतलब बिगिनिंग, उसको विल्सन टेम्पो ने ट्रांसलेट भी किया। वो एक बेहतरीन इको क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से लिखा गया नॉवेल है। और तमाम बेहतर राइटर्स भी इस फील्ड में, हाँ, वंदना शिवा लिख रही हैं। फिर रेचल कार्सन का द साइलेंट स्प्रिंग भी है। तो ये सारे कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं, क्रिटिकल मटेरियल्स हैं जो काफी इपॉक मेकिंग हैं। तो इनसे बहुत कुछ लाभ दिखाया जा सकता है, अरे पाया जा सकता है। और सिर्फ यही नहीं, ये तो एकदम रिसेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल है।
लेकिन हमारी और भी एंशियंट टेक्स्ट जो है उसमें बेहतरीन उपाय बताए गए हैं या बेहतरीन उदाहरण दिए गए हैं कि किस तरीके से हम लोग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते थे। से ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि जैसे पीपल का वृक्ष है या तमाम ऐसे वृक्ष हैं जिनको हम लोग उनमें देखते हैं कि देवता की कल्पना करते हैं। तो फिर हम लोग उनमें देवता की कल्पना करते हैं, तो इसलिए ये होता है कि पीपल के वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। या जैसे जीवों का संरक्षण हम कैसे करते हैं कि कह देते हैं ये जैसे हिंदू परंपरा में है कि इस देवता की सवारी है। तो इट वाज ऑल अबाउट कंजर्विंग दोज थिंग्स। वो जो कंजर्वेशन का मैटर था कि फ्लोरा एंड फौना का या क्रीचर्स का, तो ये सारा जो प्रैक्टिसेस थी, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, वो कहीं ना कहीं उनके संरक्षण से जुड़ी थी। तो इस वजह से ये सारे आइडियाज आए। तो हमारे टेक्स्ट तो मल्टीपल मल्टीपल एग्जाम्पल्स आर देयर इन आवर टेक्स्ट, एंशियंट हो या मॉडर्न हो। तो पर्यावरण के संरक्षण के रस्किन बॉन्ड बहुत बहुत खूबसूरत नॉवेला स्टोरीज ये सारे लिख रहे हैं जो पर्यावरण को लेकर के हैं। तो अच्छा, पर्यावरण के जैसे विभिन्न जैसे आयाम है, तो लोग कहते हैं लॉ है, उसके बाद से आपका टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ का अलग है उनका कुछ, बोटेनिकल्स होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं। इसमें मेरा हमेशा ये रहता है कि जार्गन्स यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा, और स्पेशली टेक्नोक्रेट्स तो बहुत जार्गन्स यूज करते हैं कि आम आदमी को समझना है। तो पर्यावरण का जो साहित्य है वो क्यों आवश्यक है? आखिर इससे तो लोग कह सकता है कोई कि मैं इंजीनियर के रूप में कि भाई इससे तो कुछ होना नहीं है। तो पर्यावरण साहित्य क्यों महत्वपूर्ण है? पर्यावरण के बाकी जो विषय हैं, अनुशासन है, उन्हीं की तरह यह महत्वपूर्ण क्यों है? आप एक साहित्य के, एक तो ये हो गया कि भाई समाज से जुड़ा हुआ चीज है साहित्य, आसान भाषा में समझाता है। इसके अलावा क्या आप मानते हैं कि क्यों यह महत्वपूर्ण है? कि इसका पहला जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि लिटरेचर का एक काम है सेंसिटाइज करने का, आपके अंदर संवेदना पैदा करता है। तो आप ईवीएस का सिलेबस ले सकते हैं, आप ईवीएस के सिलेबस के थ्रू तमाम साइंटिफिक वेज जान सकते हैं कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के, और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के। सुनिश्चित हो जाएगा कि आपकी रुचि समाप्त हो जाएगी तो आप ये एक ऑब्जेक्टिवली ये तो जान जाएंगे, आपको आंकड़े मिल जाएंगे, ये एक तरीका हो सकता है। लेकिन वो डीप सेंसिटाइजेशन के लिए मुझे लगता है लिटरेचर बहुत आवश्यक है। तो जिस तरीके से पर्यावरण का चित्रण हुआ है उपन्यासों में, कविताओं में, कहानियों में, बोथ हिंदी इंग्लिश जिसमें भी है या जिस भाषा में भी है, तमाम भाषाओं में तो पर्यावरण को एक विशेष मुद्दा बनाया गया है। तो लिटरेचर इसलिए आवश्यक है क्योंकि एनवायरनमेंट के बारे में एक डिफरेंट नैरेटिव आपके सामने पेश करता है, एक अलग ही आख्यान और वृत्तांत पेश करता है लिटरेरी पर्सपेक्टिव से। तो कहीं ना कहीं वो डीपली सेंसिटाइज करता है, डीपली अफेक्ट करता है, और हम उसके बारे में ज्यादा रोचक तरीके से जान पाते हैं। तो जो विषय हैं जो जिनको टेक्नोक्रेट्स की जुबान में या तमाम जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनकी जुबान में जिनमें जार्गन्स गढ़ दिए गए हैं या अलग उनकी शब्दावली शब्दकोश ही बना दिए गए हैं, तो वो थोड़े मुझे लगता है कि लिव्ड एक्सपीरियंस से अलग हो जाते हैं, हट जाते हैं। और लिटरेचर यही तलाश करता है कि जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं आप उनको कैच करें। मैं आपको बताता हूँ कि मैं कभी जंगल में नहीं रहा। मैं उत्तर प्रदेश के एक कह सकते हैं एक समृद्ध जिले से आता हूँ, गोरखपुर से। वहाँ पे 30 किलोमीटर दूर एक गांव है, बांसगांव ब्लॉक है, उसमें एक गांव है, मैं वहां से आता हूँ। 30 इयर्स मैंने लाइफ के वहाँ स्पेंड किए हैं, गोरखपुर और दिल्ली जैसे शहर में, अपने गांव में। तो नदी और जंगल से हमारा कोई राब्ता नहीं रहा है। लेकिन ये जो नया एक्सपीरियंस है कि एवरी डे नाउ आई हैव टू क्रॉस 10 किलोमीटर्स ऑफ जंगल, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है कि आप 10 किलोमीटर जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, लोग नहीं है, आप एवरी डे आप जाते आते हैं 20 किलोमीटर जंगल पार करके, 10 किलोमीटर इधर से 10 किलोमीटर उधर से। तो ये एक अलग ही तरीके का इम्पैक्ट लेके आता है। और मैं जंगलों के बारे में तो आई हैव नेवर बीन टू एनी जंगल थ्रू आउट माई लाइफ ऑफ 30 इयर्स। अब ये नया एक्सपीरियंस है तो इसको मैं नई दृष्टि से देख पाता हूँ।
हाँ, बट देयर केम अ टर्निंग पॉइंट जब हम लोग पीएचडी के दौरान या मास्टर्स के दौरान व्हेन वी रेड इको क्रिटिकल थियरी, जो एक इमर्जिंग एरिया था इंडिया में, जिसमें बहुत काम हो रहे थे, बहुत रिसर्चेस हो रही थी। तो इको क्रिटिकल पर्सपेक्टिव पढ़ने के बाद, इको क्रिटिसिज्म पढ़ने के बाद, तमाम ऐसे टेक्स्ट पढ़ने के बाद, लिटरेचर के जो इको क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से लिखे गए थे, अ डिफरेंट काइंड ऑफ नोशन और अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट केम इनटू लाइट। तो अब ये होता है कि ये मुझे लगता है कोई भी इफ ही गोज थ्रू द इफ ही और शी गोज थ्रू द टेक्स्ट, तो उसका एक अलग ही विजन होगा एनवायरनमेंट हाँ, को लेकर देखने का के। नजरिया और होगा, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो अब एक अलग ही लाइफस्टाइल चलती है इन सारी चीजों के बारे में। तो बेहतर है शायद ये चेतना साहित्य से ही आ पाई है। बड़ा ही अच्छा बताया हम्म, आपने। और साहित्य से जो है लयात्मकता, जो जीवन का जो आप जीते हैं उसकी भाषा है, हम्म। जो बोलते हैं। तो बिल्कुल सही बात आपने कही। इसमें मुझे आप एक और चीज आपकी मैं बताइए। माफी चाहता हाँ। हूँ टोकने के लिए। इसी बात को रशियन फॉर्मलिज्म एक मूवमेंट हुआ था, तो आपने कहा कि अ, ये जो हमारी जीने की शैली है, उसकी लयात्मकता की भाषा है। तो इसी बात को रशियन फॉर्मलिज्म में एक टर्म है डीफेमिलियराइजेशन। आप कह सकते हैं कि कुंतक के वक्रोक्त के सिमिलर है। तो वो लोग कहते हैं कि लिटरेचर इज ऑलवेज रिटन इन डे टू डे लाइफ, but in day to day in the language of day to day life, but it is written in such a way कि वो लैंग्वेज डीफेमिलियराइज्ड हो जाती है। अरे इस पे आपने रसियन का कहा, मैं अनुपम जी के पिताजी भवानी प्रसाद मिश्र, वो कहते हैं जैसे आप अपने यहाँ पे हैं तो उनके यहाँ पे बड़ा विशाल जंगल था, सतपुड़ा के घने जंगल, उन्होंने कविता की। तो वहां पे रहते थे आदिवासी और भी बहुत सारे लोग, गांव के लोग थे, देसी लोग। तो वो कहते थे कवि की क्या जिम्मेदारी है, उस पर एक कविता उन्होंने लिखी कि जिस तरह मैं बोलता हूँ, आम आदमी कह रहा है कवि से, कि जिस तरह मैं बोलता हूँ उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी मुझसे बड़ा तू दिख। मतलब भाषा तुम्हें आम आदमी की बोलनी है और व्यक्तित्व तो मुझसे थोड़ा बड़ा रखना है, ताकि जनता जो है और दूसरे बड़े जो लोग हैं, सरकार की संस्थाएं, वो उसे सुने। लेकिन ये कभी नहीं होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हो और जो लोग जी रहे हैं, जिनके लिए आप लिख रहे हो, उसके बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, प्रॉपर जुड़ा होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये एकदम सही बात हाँ, आपने कही कुछ कि इसी तरह की बातें जैसे भवानी प्रसाद मिश्र जी लिख रहे हैं कि कुछ इस तरह लिख, जैसा हाँ मैं कहता हूँ। हाँ कुछ इसी तरीके की बातें वे बैक रोमांटिक पीरियड के दौरान, रोमांटिसिज्म जो मूवमेंट था इंग्लिश लिटरेचर में, उसमें वर्ड्सवर्थ भी ये बातें हाँ, कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ ने बहुत कि लिखा है वो इस पे। मेरी जो पोएट्री है वो कॉमन मैन की पोएट्री है, वो जो कॉमन मासेस हैं वो मासेस की पोएट्री है। मैं किसी बहुत सोफिस्टिकेटेड एरिस्टोक्रेटिक क्लास के बारे में नहीं लिख रहा हूँ। और उनकी कविताएं भी बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेजेस में लिखी हैं, बहुत सिंपल उसमें वॉक्यूबलरी है, और प्रिसाइजली वो कविताएं हैं, तो प्रिसाइजली लिखी कविताएं हैं, तो शायद वो भी यही बात हाँ, कह रहे हैं। करेक्ट करेक्ट बात, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो साहित्य वाली बात हो गई। एंड ही और इज वेरी क्लोज टू एनवायरमेंट। हाँ हाँ, मुझे उसको पढ़ने का भी थोड़ा सा मौका मिला है। और हालांकि एक इसमें मैं चीज आपको जोड़ूं कि जो विशेष तौर पर यूरोपियन और अमेरिकी जो इन्वायरमेंटलिज्म है और जो हमारे इंडिया में, तो उसमें इन्वायरमेंटलिज्म मूवमेंट्स और जो थ्योरीज आई वो अपर मिडिल क्लास से आई। हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल ग्रास रूट से आया। 1972 में जब स्टॉकहोम हो रहा था तो उन्होंने कहा कि पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट पॉल्यूशन, और उसी समय हमारे यहाँ चिपको चालू हो रहा था। या आपके यहाँ देखिए आप तो थारू का, वो कहाँ पॉल्यूशन, कैसे गरीबी पॉल्यूशन है। तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल ग्रास रूट से पैदा हुआ। महाश्वेता देवी को आप देख लीजिए। दूसरी तरफ उनके यहाँ पे आप साइलेंट स्प्रिंग वगैरह देखेंगे तो वो टॉप डाउन है। ये एक फर्क मुझे हाँ, जो एक डिफरेंस दिखता हो है। सकता है, सबकी फिलॉसफी अलग 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 है, अलग है, अलग वो अलग। किस सेगमेंट से आ रही है, लेकिन फिलॉसफी मेरा मानना ये है कि अल्टीमेटली गोल ये है कि हूसोएवर इज टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, हाँ, तो करेक्ट। ये एक गोल है जो कॉमन है। अच्छा, इसमें एक बस थोड़ा सा और आपसे पूछेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे इंटरव्यू। जैसे आप स्वाभाविक है कि नौकरी कर रहे हैं, और यह स्वाभाविक चीज है कि वैश्वीकरण आया है, बहुत सारी जरूरतें हैं और शहरीकरण हो रहा है इतना। तो तमाम चीजों के बावजूद भी बुनियादी जरूरतें जो है वो आदमी को चाहिए होती है। तो
आखिर इसका क्या समाधान हो सकता है, जिससे आप एक इतने छोटे से शहर में और अनडेवलप्ड आज की टर्मिनोलॉजी में कहा जाए तो बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं हमें नहीं मिल पाती। तो आपको लगता है कभी कि भाई ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो कि जहाँ पे कि गांव की बुराइयां ना हो और शहर की बुराइयां ना हो, या फिर ऐसा हो कि गांव की अच्छाइयां आ जाए और शहर की अच्छाइयां आ जाए। और इसके बारे में एक बड़ा ही अच्छा रोचक प्रसंग भी था। एक कोई सातरे के साथ की कोई हीरोइन थी उस टाइम की, तो वो कहती थी कि हम शादी कर लेते हैं और तुम्हारी शक्ल हो जाएगी बच्चे की और मार्लिन तुम्हारी मुनरो, बुद्धि और मार्लिन वो मुनरो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की अच्छा, तो कहानी हाँ ये थी मतलब मार्लिन मुनरो के वो साथ। कहा करती थी हमेशा कि भाई हमारी शक्ल हो जाएगी तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी। तो वो कहते थे कि दोनों उल्टा हो जाएगा तो क्या। हाँ, ही मुझे वाज वेरी बार बार विटी। ये हाँ लगता है, बार बार ये लगता है कि ऐसा ही कुछ गांव और शहर को मिलाने पे होता है। जिस जगह भी गांव में शहर घुसा वहां पे शहर की बुराइयां आ गई और गांव की अच्छाइयां खत्म हो गई। गांव की बुराइयां रहेगी वैसे की वैसे। आप हॉरर फीलिंग होती है, चीजें ऐसी बहुत अच्छा होता है। तो इसका क्या समाधान हो सकता है? एक क्योंकि आप इसके पलायन के आपको डेली कहाँ घर आप जो है जाना पड़ता है, कभी एक जगह यहाँ रहना पड़ता है और आपके जैसे लाखों लोग हैं इस समय, क्योंकि विश्व वैश्वीकरण चल रहा है, प्राइवेट नौकरी वाले सरकारी वाले हैं। तो इसका क्या एक समाधान हो सकता है? मध्यम मार्ग तो मुझे लगता है बुद्ध की फिलॉसफी भी है और मध्यम मार्ग सबसे उचित भी है। तो आपकी इस प्रश्न के बातचीत के दौर में शुरू में जो हिस्सा रहा कि क्या हो सकता है कि वो एलियनेशन ना आए, शायद आप यही कहना चाह रहे थे कि वो एक विषाद ना आए कि मैं कहाँ आ गया हूँ या फिर हमारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही। तो एक जो सिस्टम है, जो सत्ता है, जो समाज को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए लोग जो है, मुझे लगता है कि उन्हें एक ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप करना होगा और उसके साथ-साथ ये हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी भी होनी चाहिए, मूलभूत हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम अपनी ज़रूरतों को भी कट शॉर्ट करें। हुँ, हाँ, तो मैं यहाँ पे था कि इस चीज का समाधान क्या हो सकता है, कि बीच का रास्ता क्या है इसका, कि जैसे आप कह रहे थे कि एक तरफ सरकार को भी थोड़ी सुविधाएं बनानी होंगी और जो लोग ऐसी जगहों पे काम करते हैं उन्हें भी अपनी आवश्यकताएं कम करनी होंगी। हुँ, हुँ। मुझे लगता है कि मनुष्य को अपनी आवश्यकताएं इस हिसाब से, महत्वाकांक्षा जो है उसको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से शिफ्ट करना होगा। हम इतने महत्वाकांक्षी हो गए हैं आज के समय में कि हमारे पास क्या-क्या संसाधन ना हो जाएं। हम हमारी ज़रूरतें नहीं है लेकिन हम उसका भंडारण करते जा रहे हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है, मैं कहूँगा कि ये जो लोभी प्रवृत्ति है, ये इंसान और दुनिया को खाए जा रही है। और यहाँ तक कि जो हम लोग पिछले दिनों से काम कर रहे थे पर्यावरण के बारे में, ये लोभी प्रवृत्ति पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचा रही है। तो अगर पर्यावरण को, समाज को, दुनिया को संरक्षित रहना है तो सबसे पहला सुधार मनुष्यों में होना चाहिए। हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही चीज़ों का भंडारण, संग्रह जो भी है उसको करना होगा और उस हिसाब से वैज्ञानिक तरीके से उस सोच के साथ ही ये चीज़ें, इन चीज़ों का उपभोग और उपयोग करना होगा। और मैंने पहले भी कहा है, ये सबका ज्वाइंट एफर्ट होना चाहिए। किसी भी समाज, देश को चलाने का जो उत्तरदायित्व होना चाहिए, एक ज्वाइंट एफर्ट होना चाहिए, सरकार का भी, समाज के लोगों का भी। तो ये अन्योन्याश्रित संबंध होने चाहिए। हम इसी के आधार पर आगे बढ़ पाएंगे या एक समाज सशक्त हो पाएगा। तो हमें कोई ना कोई मध्यम मार्ग अपनाना ही होगा और हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी को पूर्णतया परित्यक्त छोड़ दिया जाए, किसी तबके को या फिर किसी समाज को या फिर किसी राज्य देश को। इस तरीके से परित्यक्त छोड़ देने पर भी वो बेहतर नहीं रहेगा, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। और इतना हाईटेक बना देने में भी कि वहाँ की लोक संस्कृति जो है या लोक परंपरा जो है वो भी बुरी तरह प्रभावित हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो आपने कहीं ना कहीं एक मीडियम वे ढूंढना पड़ेगा जिसमें सर्वाइवल सबका फिट तरीके से हो पाए। तो इसी के साथ हम ये साक्षात्कार समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और इस शुक्रिया। पे बड़ी अच्छी बात महात्मा गांधी ने 100 साल पहले भी कही थी कि इस दुनिया में सबका पेट भरने के लिए संसाधन है, किसी एक व्यक्ति की पेटी भरने के लिए नहीं। यानी कि सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन है, किसी एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हरीश बहुत त्रिपाठी जी, शुक्रिया। आपने हमारे साथ बात की और उम्मीद है कि आपको ये बातचीत अच्छी लगी होगी और इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।